नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ हफ्ते दर हफ्ते आपके साथ जुड़ते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड ईटीएफ की। क्या होते हैं ईटीएफ, इनको चुनते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या यहाँ पर निवेश सुरक्षित रहता है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले उन बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जिन पर चर्चा आज के फॉर्मूला गुरु से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर में म्यूचुअल फंड ईटीएफ होते क्या हैं। ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर में ईटीएफ में इतना इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहा है, होते क्या है ईटीएफ। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो टोटल आपके इन्वेस्टमेंट का कितने फीसद हिस्सा ईटीएफ के अंदर होना चाहिए। क्या एक बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट की, या यहाँ पर हिस्सेदारी कम होनी चाहिए। कितने सेफ होते हैं म्यूचुअल ईटीएफ, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि ईटीएफ में निवेश करने के बड़े रिस्क क्या हैं, बड़े जोखिम क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वो क्या जोखिम है जिसका निवेश करते समय आपको पता होना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण सवाल कि ईटीएफ में नए निवेशक या फिर पुराने निवेशक किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है और अभी आप नया निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो क्या ईटीएफ में करना चाहिए, या फिर अगर आप पुराने निवेशक हैं तो ईटीएफ में जाना चाहिए। इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे कि उनकी क्या सलाह यहाँ पर दी जा रही है। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बाजार में तमाम तरह के ईटीएफ मौजूद हैं, निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखें, यानी कि ईटीएफ चुने कैसे, यानी कि किस ईटीएफ में पैसे लगाना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इसको हम आज के एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। छठा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले 2 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि ईटीएफ के अंदर निवेश काफ़ी बढ़ा है। इसकी वजह क्या है और कितना निवेश बढ़ा है, किस तरह के रिटर्न ईटीएफ में देखने को मिले हैं, इस पर भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। सातवां और आखिरी सवाल ये रहेगा कि 2023 में पैसिव फंड को लेकर के क्या कुछ आउटलुक है। क्या 2023 में इंडेक्स फंड में लगाना, ईटीएफ में लगाना जो है पैसे सुरक्षित रहेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और पसंदीदा ईटीएफ कौन कौन से हैं, कहाँ पैसे लगा सकते हैं, इस पर भी हम आज के एक्सपर्ट से विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। तो इन तमाम सवालों पे बातचीत करें और उससे पहले जरा आपको आज की खास मेहमान हमारे फॉर्मूला गुरु से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ पूनम रूंगटा जी आज हमारी फॉर्मूला गुरु बनी हुई हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जब भी आप हमारे कार्यक्रम में आती हैं दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, उनको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें और जो हमने सवाल दिखाए हैं एक एक करके आपसे पूछें। उससे पहले एक जनरल सवाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे। 2023 में किस तरह की आप उम्मीद लगा करके रख रही हैं म्यूचुअल फंड से। क्या अभी लोगों का जो भरोसा है वो बना रहेगा 2023 में? अगर पैसे लगाने हों तो इक्विटी या डेट, कहाँ पर आपको इस समय मौजूदा हालात में कौन से फंड जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, जिस तरीके से इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ रही है, आप लोगों के जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों तक रीच हो रही है, और म्यूचुअल फंड अब एक ग्रोइंग बेबी हो गया है। मतलब लोगों ने वो अब मैच्योरिटी की तरफ चली है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो लोगों के पास अब उसका एक्सपीरियंस हो चला है। इसलिए स्पेसिफिकली एसआईपी का जो रूट है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और आप देख रहे हैं आंकड़े एसआईपी के किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हमारी जो इंडस्ट्री है, शेयर मार्केट जो है वो पूरा अब म्यूचुअल फंड के ही थ्रू टिका है, ऐसा मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ। पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और आगे भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इसके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर व्हीकल कुछ पाया नहीं गया है। और दूसरी बात ये है कि जो आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इस तरह डेट भी लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि म्यूचुअल फंड एक कोर व्हीकल है। चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें या डेट में या किसी और तरीके के, जैसे करेंसी है, गोल्ड है, इंटरनेशनल मार्केट है, सभी तरीके के लिए म्यूचुअल फंड एकमात्र वो व्हीकल हो सकता है जिससे इन्वेस्टर सब जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और डिवर्सिफिकेशन के साथ लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये इंडस्ट्री अपवर्ड ग्रोथ में है और इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा आजकल निवेश करने की इच्छा रखते हैं और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है।
तो 2023 में मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को इक्विटी के साथ साथ डेट की तरफ भी देखना चाहिए। जैसे अभी जो नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च हो रही है मल्टी एसेट टाइप की, जिसके अंदर एक ही निवेश के अंदर आप मल्टी एसेट्स यानी गोल्ड, सिल्वर, डेट, इक्विटी सभी तरीके का निवेश कर सके, तो बेहतर एक्सपोजर के लिए म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा व्हीकल है, और मुझे लगता है 2023 में ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, ये उम्मीद हम भी करते हैं। और चलिए अब आज की थीम पर लौटते हैं और आज की थीम का आगाज़ करते हैं। तो आज का ये जो थीम है वो है ईटीएफ। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे पहला सवाल कि आखिर में आज की थीम हमने चुनी क्यों, और आखिर में ये म्यूचुअल फंड ईटीएफ जो है वो होती क्या चीज़ है। तो इसको, इस विषय को हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है। 2000 FY14 में जहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज डेली जो टर्नओवर होता था वो 46 करोड़ के आसपास का था, और अब ये आकर के जो है करीब 471 करोड़ हो चुका है। तो आप समझिए लगभग 10 गुने के आसपास का इजाफा जो है पिछले 7-8 फाइनेंशियल 10 सालों के अंदर देखने को मिला है यहाँ पर। तो इस तरह का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब पहला सवाल पूछें उससे पहले जरा देख लेते हैं रिटर्न किस तरह के देखने को मिले हैं, क्यों आखिर में इस तरह का रुझान यहाँ पे दर्शकों का और निवेशकों का खास तौर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले 1 साल और 3 साल के अगर हम रिटर्न पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं किस तरह का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है अलग अलग ईटीएफ की तरफ से। इसके देखिए 64% का रिटर्न यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक ने दिया है। भारत 22 ईटीएफ की तरफ से भी 1 साल के अंदर 24% के आसपास का रिटर्न है। 3 साल में भी हम देख रहे हैं 15% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 5 साल में रिटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें 1 साल और 3 साल में शानदार एनएवी, शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए हमने ये टॉप 20 जो ईटीएफ हैं वो आपके सामने रखे हैं, जहां पर 1 साल और 3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। इवन गोल्ड में भी आप देख सकते हैं 18-19% के रिटर्न देखने को मिले गोल्ड ईटीएफ के अंदर। 3 साल में भी 10% से ऊपर का एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमने आज की इस थीम को चुना है। अब जरा चलते हैं पूनम जी के पास और उनसे पूछते हैं। पूनम जी, अगर आप आसान भाषा में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं उसको अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि आखिर में ये होते क्या है। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे कि ये नाम इटसेल्फ बताता है कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, वो भी एक बास्केट ऑफ शेयर्स या कमोडिटी होता है जिसे आप डायरेक्टली एक्सचेंज से लेते बेचते हैं। ये म्यूचुअल फंड से बहुत रेप्लिकेट करता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड आप कोई स्कीम खरीदते हैं तो उसमें भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स या बास्केट ऑफ कमोडिटी होती है। बिल्कुल उसी तरह एक्सचेंज पे भी कुछ ऐसे बास्केट्स ऑफ फंड्स होते हैं जो प्री डिसाइडेड मैनर में पर्टिकुलर स्कीम, यानी चाहे तो आप बॉन्ड की ले लो ईटीएफ, या आप इक्विटी का ईटीएफ ले लो, निफ्टी का ईटीएफ ले लो, या आप गोल्ड का ईटीएफ ले लो, तो द बास्केट ऑफ शेयर्स यानी अंडरलाइंग शेयर्स तो सेम ही है जैसे आप म्यूचुअल फंड में लेते हो। खाली फर्क इतना है कि ये इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और इसके अंदर प्री डिसाइडेड जो बास्केट बनी हुई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और आप इसमें जैसे एक्सचेंज रिटर्न दिखाता है वैसे ही रिटर्न होते हैं, यानी कि बहुत ही पैसिव मैनेजमेंट होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में के साथ कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में जैसे मैनेजर, फंड मैनेजर एक कॉल लेते हैं कि उनके जो बास्केट ऑफ फंड्स है उसके अंदर कौन सा शेयर होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, जिसकी वो रिसर्च करते हैं बहुत एक्टिवली, और उसके बारे में पूरी फंडामेंटल्स जान के उसे इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या उससे वो निकलते हैं। वो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में नहीं कर सकते। तो आप इसे समराइज करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की तरह एक स्कीम होती है जिसमें निवेशक अपना अगर पैसा डालते हैं तो उन्हें भी जितनी भी उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर स्कीम्स होती है सभी में एक्सपोजर मिलता है, और उसका वो हूबहू उसी तरीके का रिटर्न एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस रहता है एक्सचेंज पे जो रिटर्न्स मिलते हैं उसके कंपैरिजन में जो फंड को रिटर्न्स मिलते हैं, बट ये एक्टिवली मैनेज होता है और टोटली डिवर्सिफाइड होता है। तो इसमें निवेशक को अपना किसी तरीके का खुद का डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि उन्हें कहाँ निवेशक रहना है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज पे रहता है। और दूसरी, जब आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो जैसे आपको मालूम है कि एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड होती है, एवरी मिनट की डिफरेंट रेट होती है जिसका फायदा आप उठा सकते हो, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको एंड ऑफ द डे की एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स ली और दी जाती है।
तो समराइज इसको करें तो एक पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है। ये एक्सचेंज पे जिस तरीके से लिस्टेड होगा उसी तरीके का आपको इस पे निवेश का आप फायदा उठाएं इन तो अ इसे लॉन्ग टर्म। इसे छोटे शब्दों में कह सकते हैं, अगर आपको शेयर चुनने में परेशानी हो रही है लेकिन आपका भरोसा किसी सेक्टर पर है तो एक दो शेयर मत चुनिए, पूरा इंडेक्स ही खरीद डालिए। तो उसमें अगर बाजार अगर चलेगा, जैसे बैंकिंग चला और बैंक पे आपका निवेश, आप शेयर चुनने में आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपने बैंक ETF में पैसे लगा रखे हैं तो जिस तरह के रिटर्न बैंक इंडेक्स देगा उस तरह के रिटर्न आसपास आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जी, अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर मान लीजिए कि अब ये बात तो समझ में आ गई कि मतलब ठीक है, ये अगर आप शेयर चुनने में और बाकी चीज़ों में तकलीफ हो रही है तो आप ETF में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, टोटल इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कितना % हिस्सा आपको लगता है ETF में लगाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी एक रिस्क तो है कि मान लीजिए कि अगर मेरा भरोसा मेटल पे था लेकिन पूरे 2022 में मेटल नहीं चला, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर तो यहाँ पर भी है। तो आप क्या मान रही हैं, क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी कि टोटल पोर्टफोलियो में कितना % हिस्सा आपको लगता है कि ETF का होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपकी एज और आपके जोखिम उठाने की क्षमता और आपके गोल के टाइम होराइजन के हिसाब से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनते हैं। तो अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं कि जिसमें एक पर्टिकुलर चीज हो, जैसे कि डेट हो, कोई भी एसेट जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं, आजकल हमारे पास गोल्ड ETF भी है, इंडेक्स ETF भी है। तो अगर समझो आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर जितना लेना चाहते हैं, उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी में लें या इंडेक्स की इक्विटी में लें, वो सेम होता है, यानी अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइंग प्रोडक्ट तो सेम है। तो आपके पूरे प्रोफाइल को देखते हुए आपने चुनना है। तो आपका जो भी, समझो आपको इक्विटी में 70% इन्वेस्टमेंट करना है और आप उसमें से 10 या 15% इंडेक्स फंड को चुनते हैं, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ETF की बजाय आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में रहेंगे, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज के साथ चलेंगे, तो आप बेहतर रिटर्न बना सकते। जी, चलिए, तो आपने आपने मैं चाहूँगा कि अगर आप परसेंटेज कुछ बताना चाहेंगी क्या? मान लीजिए एक युवा कोई व्यक्ति हो और वो हमारा कार्यक्रम देख रहा हो, 30-35 साल की उम्र हो, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहा हो, तो कितना % हिस्सा आपको लगता है कि ETF में जाना चाहिए? अगर 35 इयर्स के हैं कोई इन्वेस्टर और उन्हें लॉन्ग टर्म बने रहना है, बिकॉज 35 इयर्स के इन्वेस्टर के पास बहुत सारे गोल्स बाकी होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, तो ऐसे में आप 15 से 20% ETF में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, आप 40 वर्ष के आसपास, तो 10 to 15% का हिस्सा निवेश कर सकते हैं। बिकॉज जो ETF की जोखिम है वो अपने हैं और जो एक्टिवली मैनेज फंड्स के वो अपने हैं। तो आपको हर समय डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल कैटेगरीज। चलिए, आप तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि ETF के अपने जोखिम होते हैं, तो अब आपसे यही समझ लेते हैं कि ETF में निवेश के बड़े जोखिम क्या हैं, बड़े रिस्क फैक्टर क्या हैं। पॉजिटिव चीज़ें हमने बताई कि आपको अगर शेयर चुनने में दिक्कत हो रही है, म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि फंड मैनेजर सही शेयर नहीं चुन रहा है, या फिर अगर आपको सोने में निवेश करना है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, आपने गोल्ड ETF ले लिया। तो ऐसे में इसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जोखिम बड़े क्या क्या हैं, वो पूनम जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ETF के जोखिम और मार्केट के जोखिम सेम हैं। जैसे हमें शेयर मार्केट के जोखिम के साथ हम चलते हैं, तो हर इन्वेस्टर ये समझ ले कि जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है, इसमें पर्टिकुलर शेयर की जोखिम नहीं है, मगर पूरे के पूरे मार्केट की जोखिम है। जैसे कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री ले रखा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर नीचे जाएगा, खाली उतना जोखिम है आपके साथ। यहाँ पूरे के पूरे इंडेक्स की जोखिम है कि शेयर मार्केट जितना ऊपर नीचे जाता है, उसी ही मात्रा में आपका भी पोर्टफोलियो ऊंचा नीचा जाएगा। ये वो बिल्कुल समझ लें। और दूसरा, जो इंडेक्स आपको रिटर्न दिखा रहा है, सेम रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि कुछ ट्रैकिंग एरर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंड, इसमें भी फंड मैनेजर को लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपका पूरा का पूरा पैसा निवेश नहीं होता। तो उस हिसाब से आपके ट्रैकिंग एरर्स के हिसाब से आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलता है।
करेंसी रिस्क हर हाल में वैसे भी बनी रहती है, एंड पॉलिटिकल रिस्क भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये डायरेक्टली शेयर मार्केट के सारे निवेश के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है विपुल जी की ये ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, यानी जब आप बेचने जाते हैं तो सामने कोई लेने वाला भी होना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि आपका निवेश आपने बेचने के लिए डाला एक्सचेंज पे और उसे कोई लेने वाला नहीं है, तो वो न बिके, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की रिस्क बनी हुई है इस तरह के निवेश के साथ। पर मैं मानती हूँ कि हर ही निवेश के साथ कुछ ना कुछ रिस्क बनी होती ही है। जी, आपने पॉलिटिकल रिस्क की बात की, बाकी चीज़ें तो बहुत सारे दर्शकों को समझ में आ गई होंगी, करेंसी के अपने फैक्टर हैं, ट्रैकिंग एरर का मामला है। पॉलिटिकल रिस्क किस तरीके से प्रभावित करते हैं मैम इसको? पॉलिटिकल रिस्क यानी जिस तरीके से जो हमारे आरबीआई के कंप्लायंसेस चेंज होते हैं, या हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव, फेर बदलाव आया जिसकी वजह से शेयर मार्केट अचानक नीचे गिरता है, जी। तो उस हालात में जो फंड मैनेजर होता है वो तो एक्टिव कॉल लेके कैश पे तुरंत बन सकता है, पर यहाँ वो मौका नहीं मिलता है। अगर अगर पूरा का पूरा इंडेक्स क्रैश हुआ ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजन, तो आपका भी पोर्टफोलियो पूरा क्रैश होगा, आपको कैश पे लिक्विडेट होने का चांस नहीं मिलता। ठीक, अगला सवाल ये कि अब आपने ये बता दिया कि होते क्या हैं ईटीएफ, क्या उनके रिस्क होते हैं, कितना परसेंटेज जो है निवेश करना चाहिए ईटीएफ में, क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या कि जो नए निवेशक आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, निवेश म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है, उनको ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं और उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए? इसका कोई फॉर्मूला है या आपको लगता है कि दोनों तरह के लोग एंट्री इसमें कर सकते हैं? एंट्री तो दोनों तरह के ही कर सकते हैं, और जैसे हमने पहले भी बात करी, 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप ईटीएफ में लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत बॉन्ड की तरफ देखें तो एक काइंड ऑफ ईटीएफ है जिसमें पीएसयू बॉन्ड्स, सारी पीएसयू के शामिल हैं, तो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो आप नए हो या पुराने हो, दोनों ही इसमें निवेश कर सकते हैं। जो नए निवेशक हैं उनको अवेयरनेस थोड़ी, यानी यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको थोड़ी इसके बारे में जानकारी ज्यादा है, तो वो थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। पर कंजर्वेटिव निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी हर तरह का निवेशक को ईटीएफ लेना चाहिए, बट अपना सेक्टर समझ के लेना चाहिए कि उन्हें किस ईटीएफ में निवेश करना है। जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक आता है यहाँ पर कि तमाम तरह के ईटीएफ हम देख रहे हैं मार्केट में मौजूद हैं, निवेश करते समय किन बातों का ध्यान दें, किस तरह के ईटीएफ को चुना जाए, कैसे ईटीएफ में चुना जाए कि यही यहाँ पे ही हमें पैसे लगाने हैं, क्योंकि ईटीएफ हर चीज़ के मौजूद हैं, चाहे कमोडिटीज़ में हम देखें कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, बॉन्ड मार्केट में मौजूद है, इक्विटी मार्केट के ईटीएफ मौजूद हैं। तो जब अगर हम चुनने जा रहे हैं, वो कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए कि नहीं मुझे यही इसी ईटीएफ में पैसे लगाने चाहिए, या इसके लिए किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए? देखिए, जैसे हम जनरली म्यूचुअल फंड या एक रिस्की एवेन्यू जो स्टॉक्स का है, डायरेक्ट इक्विटी में बात करते हैं, वो सेम टू सेम सारे ही जोखिम इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बिकॉज जोखिम जुड़े हुए हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करके निवेश करें। तो सेम इसी में भी लागू होता है, आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता देखें, और आप देखें कि आप कौन सा सेक्टर चुन रहे हैं, वो आपके गोल्स को मैच करता है कि नहीं। तो ईटीएफ को चुनने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा अलग से कोई जोखिम या कोई अलग तरीके से बातों का ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज इसमें भी अंडरलाइंग जो एसेट है वो सेम ही है। जैसे आप इक्विटीज में देखते हैं, तो जैसे आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी ईटीएफ को समावेश कर रहे हैं, तो आप वो उसका जोखिम समझिए कि आपने कौन सा ईटीएफ चुना है। सेंसेक्स 100 ईटीएफ हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो सकता है। तो जो भी आपने ईटीएफ चुना है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। आप गोल्ड ईटीएफ चुन रहे हैं, तो आपको अगर गोल्ड एज अ एसेट चाहिए आपके पोर्टफोलियो में तो ही आप चुन रहे हैं, ये आप बिल्कुल समझ के लें। आप सेक्टोरियल ईटीएफ में अगर अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सेक्टर स्पेसिफिक जो रिस्क है वो आपको पूरी पता है कि नहीं है। अपने टाइम होराइजन को जरूर ध्यान में रखें।
अब इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो इंटरनेशनल ईटीएफ्स इतने बेहतरीन रिटर्न्स दे रहे थे अब तक, बट पिछले साल भर में जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो मंदी देखी गई है उसका सीधा सीधा प्रभाव हमने इंटरनेशनल ईटीएफ्स में देखा है। तो बिल्कुल। जो भी सेक्टर का ईटीएफ आप चुन रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेके और उसको आपके पोर्टफोलियो में उसकी जरूरत है कि नहीं वो देख के आप इसमें आगे बढ़े। जी, तमाम एक बड़ी सारी लिस्ट आपने भी हमको भेजी थी, जो तमाम अलग अलग ईटीएफ्स हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से उसको जो ग्राफिक्स फॉर्मेट में अभी हम चला रहे थे उसको दिखाया जाए। इनमें से मैम मान लीजिए कि ये चाहे गोल्ड ईटीएफ हो, सेक्टर ईटीएफ है, आपने इंडेक्स ईटीएफ भी भेजे, बॉन्ड ईटीएफ है, करेंसी ईटीएफ है। मान लीजिए 10 से 15% हम ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, तो क्या ये चुनते समय कि कितना हिस्सा उन 10% में से कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना किसी सीधे इक्विटी कोई इंडेक्स लेना चाहिए, इस ये कैसे संतुलन हम बना के रखें? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट चलिए ठीक है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते भी हैं। किन किन 5 6 7 कैटेगरी जो हमारे पास मौजूद है उनमें से कौन से आपको लगता है ईटीएफ होने ही चाहिए, एक दो तो? ईटीएफ को खाली एक जनरल ईटीएफ ना समझे, इसके अंदर जो सब कैटेगरीज दी हुई है यानी इक्विटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ और करेंसी ईटीएफ, तो हर प्रोडक्ट के बारे में जान के उसको आपके पोर्टफोलियो में जरूरत है कि नहीं वो देखना है। सपोज आपको डिवर्सिफिकेशन के लिए आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इक्विटी बहुत हो गया, डेट भी इनफ है, अभी मुझे करेंसी में एक्सपोजर चाहिए, तो आप करेंसी ईटीएफ में जाएंगे डिपेंडिंग कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी जरूरत है। फॉर एग्जांपल इन करेंसी हम एडवाइस करते हैं कि आप 5 to 10% रखिए, गोल्ड हम एडवाइस करते हैं आप 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो जितनी परसेंटेज की जरूरत आपके पोर्टफोलियो में उसी हिसाब से आप वो ईटीएफ चुने, क्योंकि हर ईटीएफ का एक अलग पोर्टफोलियो है, एक अलग एक्सपोजर है, और वो आपके पोर्टफोलियो में आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हुए जरूरत है कि नहीं वो आप देखें। पर बेहतर डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप जरूर डिपेंडिंग ऑन द नीड आप ईटीएफ चुने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि मतलब अपनी आवश्यकता को पहले आइडेंटिफाई करिए आप कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, उसको आप बैलेंस रखिए। कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसके लिए आप ईटीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सोना नहीं है और आप चाहते हैं कि एक थोड़ा हिस्सा गोल्ड का होना चाहिए, आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। आपको लगता है इक्विटी का एक्सपोजर कम है और बैंक अच्छे चल सकते हैं तो आप बैंक का ईटीएफ ले सकते हैं। तो एक संतुलन बनाने के लिए आप ईटीएफ का इस्तेमाल निवेश के लिए करें और अपने कुल निवेश का 10 से 15% या इसके अनुसार 20% तक का निवेश आप कर सकते हैं। ये पूनम जी की सलाह है। अगला महत्वपूर्ण सवाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ईटीएफ में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में, और जो कि हमने शुरू में भी नंबर बताया कि 10 साल में 10 गुना हो गया डेली टर्नओवर, यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह मान रही हैं? क्या जो रिटर्न हमने शुरू में दिखाए 1 साल 3 साल के, वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, या लोगों को लगता है कि यहाँ जोखिम कम है इसलिए लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं? आप इसके बड़े कारण क्या क्या मानते हैं? विपुल जी, सबसे बड़ा कारण ईटीएफ में निवेश बढ़ने का है वो है लो कॉस्ट। जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का होता है आपको आपके निवेश के लिए, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होता है। यानी महज 30 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे की जो एक्सपेंस रेशियो है उसके साथ आप एक्सचेंज में आप निवेश कर सकते हैं, और ये पैसिवली मैनेज्ड है। यानी कोई तरीके के फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि मुझे डायरेक्ट मार्केट के जो ब्रॉडर मार्केट के साथ अपना निवेश रखना है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इसलिए ये सबसे इनोवेटिव तरीके का एक प्रोडक्ट उठ के आया है। और इंडिया में हालांकि काफी लेट आया है, ये बाहर के देशों में पहले से चल रहा है। तो जो लो कॉस्ट है मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट मैटर करता है आपके रिटर्न्स के लिए। पर इसके साथ साथ जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हो गया है कि बहुत आसानी से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ईटीएफ में कर सकते हैं, वो भी एक कारण है कि इसमें लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और मुझे लगता है इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर और जिस तरीके से ईटीएफ्स बढ़ रहे हैं, जैसे पहले हमारे पास सिल्वर ईटीएफ नहीं था, अब सिल्वर भी आ चुका है, तो इस तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग निवेश में अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए इसमें आगे मुझे लगता है लोगों का और रुझान बढ़ेगा। लोगों का रुझान और बढ़ेगा तो क्या उम्मीद करें? जो आखिरी हमारा सवाल है
कि 2023 में पैसिव फंड को लेकर के किस तरह का आप आउटलुक देख रही हैं, यहाँ पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप आते हुए देख रही हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मंदी जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। 2023 को लेकर के तमाम बड़ी जो दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के थोड़ा सा एक नकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, मंदी की बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रही हैं? अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की जो मंदी देख रहे हैं उसको हम ना ही सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इंडिया बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक में है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में इंडिया को छोड़ के कोई बेटर रिटर्न्स दे सकता है। इंडिया स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है और आगे 10 साल और इंडिया के जिस तरह की ग्रोथ और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स, डायरेक्ट इक्विटी की तरफ, तो हमारे यहाँ इस चीज का कोई असर होने वाला नहीं है और मार्केट्स बहुत अच्छी तरह से अपने आप को संभालेंगे। और इसमें निवेश अब बढ़ने ही वाला है पैसिव में भी, बिकॉज अब लोगों को हर तरीके का डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। फंड मैनेजर्स की जो रिस्क होती है उससे बचने के लिए भी आप पैसिव इन्वेस्टमेंट में रुक कर सकते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, किसी तरीके का कोई नेगेटिव इंडियन मार्केट्स में है नहीं। और इंडियन मार्केट्स अगर पॉजिटिव है तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इंडेक्स फंड सभी में ग्रोथ होनी ही है जी। चलते चलते मैम आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके एक दो चार अगर जो पसंदीदा ETF हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं या जो ज़्यादा सुरक्षित आपको दिखाई देते हैं कि लगता है कि नहीं इस तरह के ETFs जो है वो पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं, कुछ एक अगर आप रिकमेंड कर दें तो जो तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए रिसर्च करने से वो बच जाएंगे। मुझे लगता है कि गोल्ड का निवेश, जैसे हम हेज कहते हैं हमारे पोर्टफोलियोज के लिए, कि आपको गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसमें निवेश करने के लिए मुझे लगता है गोल्ड ETF बहुत बेहतरीन एक ऐसा विकल्प है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट एक ही है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स शामिल नहीं है। गोल्ड गिरेगा तो आप कहीं से भी लोगे तो गिरेगा, तो जो लो कॉस्ट है उसका फायदा उठाया जा सकता है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाया जा सकता है। गोल्ड जैसी प्रेशियस चीज को अपने यहाँ लॉकर में रखने की जो परेशानी है उससे बचाया जा सकता है, चोरी से बचाया जा सकता है। तो ये सब की वजह से मुझे लगता है गोल्ड ETF आपको जरूर लेना चाहिए। बाकी सब चीजें तो म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू भी लेंगे तो आप उसमें बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। तो गोल्ड, सिल्वर या कोई कमोडिटीज, तो ये तरीके का डाइवर्सिफिकेशन लेने के लिए मुझे लगता है कि आपको ETF का रुख लेना चाहिए। पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका। जब भी आप आती हैं निश्चित रूप से बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और हमारे दर्शक बड़ा पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे यहाँ आने की थोड़ी सी और बढ़ाइए ताकि तमाम जो दर्शक आपका इंतजार करते हैं वो लाभान्वित होते रहें समय समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के शो में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि पैसिव फंड को लेकर के, ETFs को लेकर के आपके मन में जो भी दुविधाएं, आशंकाएं थी वो दूर हुई होंगी। इसके जो लाभ हैं वो हमने आपको बताए, जो इसमें जोखिम है वो भी हमने आपको बताए। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें, अपने किसी जो फाइनेंशियल प्लानर है उसकी मदद से जो है आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। फॉर्मूला गुरु में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।